हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। जैसा कि आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस एपी का। तो आज हम लोग एपी चैप्टर्स के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने इम्पोर्टेंट्स टाइप हैं, जिस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फिर नंबर वाइज वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले मान लो लैंग्वेज क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस क्या है, आपको बताना है कि ये जो दिया गया है सेंटेंस जो आपको दिया गया है, इस सेंटेंस के बारे में आपको बताना है कि क्या ये एपी को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, ये बताया गया सीरीज। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या क्या है, जो जो बातें डाटा दी गई है उन सभी डाटा का यूज करके, जैसे कि सॉल्व क्या है, पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर इज 15 रुपीज। मतलब जो फर्स्ट फेयर है किसी टैक्सी का, जो किराया है वो फर्स्ट फेयर कितना है, 15 रुपीज है। और एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जैसे ही 1 किलोमीटर से या फिर फर्स्ट हाफ से किलोमीटर से जैसे ही आप नेक्स्ट सेकेंड किलोमीटर के लिए जाते हो, तो वहां पे फिर आपको क्या करता है, इस किलोमीटर के लिए 8 रुपए जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर हम बात किया जाए तो हमें गिवन डाटा से क्या मिला कि फर्स्ट जो किलोमीटर है उसका हमें कितने रुपए लगेंगे, 15 रुपीज। और जैसे ही हम सेकेंड किलोमीटर के लिए हमें कितना फेयर देना होगा, तो 8 रुपीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब 15 में 8 को जब आप इंक्रीज करोगे तो कितने हो जाएंगे, 23 रुपीज। और फिर ऐसे ही जब थर्ड किलोमीटर के लिए आप आगे बढ़ोगे तो आपको फेयर कितना देना होगा। मतलब ईच किलोमीटर्स पे जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको 8 रुपीज जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 8 रुपीज मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 31। फिर से जब आप नेक्स्ट किलोमीटर के लिए देखोगे तो 8 रुपए जो है वो आपको ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे फिर आपके 39। तो इस तरह से जो फेयर आपको मिला, फर्स्ट टर्म 50 रुपीज, सेकेंड टर्म 23, थर्ड 31, फोर्थ 39। तो इससे आपका एक सीरीज या सीक्वेंस बनकर के आता है कि 15, 23, 31, 39 और डॉट डॉट डॉट। तो ये सीरीज आपको बताना है क्या ये सीरीज एपी है या नहीं। ऑब्वियसली है, क्योंकि एपी के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो फर्स्ट के 2 टर्म्स है, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंट होगा वो, और सेम डिफरेंट होना चाहिए थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का। और उसी टाइप का डिफरेंट जो है वो आगे की तरफ क्या होते रहना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे क्या है, साफ पता चल रहा है। मतलब ये जो दिया गया सेंटेंस है ये एपी को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसी टाइप से आपके लैंग्वेज क्वेश्चंस और भी दूसरे पूछे जाएंगे, कुछ अलग भी लैंग्वेज रहेगा। जैसे मान लो अगर आपका लैंग्वेज किराए का ये हो गया कि हमें फेयर कितना देना है, अब इसी तरीके से दूसरा होगा, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए है, आपने कलेक्ट किया किसी प्रोडक्ट को, और अगर आपने फर्स्ट टाइम पे किसी प्रोडक्ट को कलेक्ट किया तो वो आपको मान लो कि उसका फेयर आपको कितना है, 2 रुपीज। और फिर अगर आप जैसे जैसे सेकेंड प्रोडक्ट को, जैसे ही आपने सेकेंड प्रोडक्ट को कलेक्ट किया तो इसके ऊपर आपको 4 रुपीज का और फेयर मिलेगा। जैसे मान लो ऐसे ही, कोई मैथ में कुछ नहीं होता, मैथ में जो बस होता है क्या, बस डाटा को चेंज कर दो, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इसी टाइप से जैसे मान लो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं डाटा को चेंज कर करके, और फिर आपको बताना होगा कि बताएं वो आपका एपी में वो दिया गया सेंटेंस एपी को फॉलो कर रहा है या फिर फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि देखो इस क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा या फिर से समझना होगा तो फिर से बता देना मुझे। अब जरा नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, टाइप 2। नेक्स्ट टाइप किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। जैसे कि आपको बताओ यहाँ पे सीरीज दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज। एपी में है ये सारे क्वेश्चंस, और आपको इसमें बताना है फर्स्ट टर्म कौन सा है और फिर इसमें कॉमन डिफरेंट कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे इसमें से हम किसी भी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मान लिया जाए थर्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चंस क्या है, तो एक सीरीज है 1/3
फिर उसके बाद 5/3, फिर 9/3 और उसके बाद 13/3 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इस एपी में आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म बताना है। अब आपको पता ही है कि एपी में जो पहले लिखा हुआ डिजिट होता है यही हमारा फर्स्ट टर्म है, जिसे हम क्या करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? 1/3। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको बताना है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के लिए आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आपको बताया गया था आप क्या करना, सेकेंड टर्म में से इजीली सेकेंड और फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना। या तो डी इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है ए एन माइनस 1, मतलब अगर सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करो, अगर फोर्थ टर्म है तो फोर्थ में से थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए क्या हो गया? a2 माइनस a1। अब यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट टर्म a, या तो इसी को हम a1 बोलते हैं, और जो सेकेंड टर्म है ये क्या होता है? सेकेंड टर्म को डिनोट हम कैसे करते हैं? a2 से। तो a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू आपके पास दिया गया है 5/3 माइनस a1 की वैल्यू आपके पास कितना है? 1/3। अब आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम लेने के बाद 3, 5 माइनस 1, जब आगे सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। मतलब ये जो वैल्यू आया ये हमारा क्या आया? सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। अब इसमें आपको बताना है फर्स्ट टर्म कौन सा है। तो सबसे पहला जो टर्म होता है इसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और इसके बाद जो दो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंट। तो उसी टाइप से आपको फिर क्या करना है? क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। तो बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके लिए, अगर बनता हो तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर हमसे पूछना बाद में कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आपको बताया जाएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपसे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप थर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको तो सबसे पहले जो सीरीज दिया गया है, और भी सीरीज इसमें या फिर और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इन दोनों में से कौन एपी है, और फिर अगर एपी है तो आपको इसमें से कॉमन डिफरेंट आपको बताना है। ठीक है, और राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सबसे पहले बताना है कि ये क्या ये दोनों जो है वो एपी में है या नहीं है, और उसके बाद अगर है तो आप मुझे इसका कॉमन डिफरेंट बताओ, और फिर इसके आगे के 3 टर्म्स को आपको लिख के बताना है। ठीक है, तो हम इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकेंड आप सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले चेक करने के लिए कि क्या दिया गया सीरीज एपी में है या एपी में नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपको बताया गया था जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड डिजिट जो है वो हमारा सेकेंड टर्म है, थर्ड डिजिट जो है वो हमारा थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ डिजिट है ये हमारा क्या है? फोर्थ टर्म। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, गिवन बाय क्वेश्चन, गिवन बाय क्वेश्चन a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, a3 is equal to 8 and a4 is equal to 16। और एपी में है या नहीं है इस चीज को कंफर्म कौन करता है? तब जब हम ये प्रूफ करेंगे कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 है या नहीं। मतलब पहले भी आपको बताया गया था, अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंट, और वही डिफरेंट सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का, और वही डिफरेंट अगर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का है, तब हम बोलेंगे कि ये दिया गया सीरीज एपी में है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो हम चेक करते हैं, सेकेंड टर्म कौन सा है? 4, फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म कौन सा है? 8, सेकेंड टर्म कौन सा है? 4। सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो 2, 8 में से 4 को आपने सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू आया 4। मतलब ये दोनों तो सेम नहीं है,
इट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2 है। इट मीन्स ये दिया गया सीरीज AP नहीं है, मतलब ये AP नहीं होगा। और अगर ये AP होता तो फिर हमें क्या करना होता, इसके नेक्स्ट 3 टर्म को हमें क्या करना होता, फाइंड करना होता। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने लिख दिया। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहले चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है, हमने क्या किया, 6 में 3 को सबट्रैक्ट किया, वैल्यू कितनी आई 3। फिर 9 में 6 को सबट्रैक्ट किया, वैल्यू कितनी आई 3। फिर 12 में 9 को सबट्रैक्ट किया, वैल्यू कितनी आई 3। मतलब इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब ये AP में है। और इसके नेक्स्ट टर्म क्या होंगे इसकी जानकारी के लिए, इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पता करने के लिए हमें जो कॉमन डिफरेंट होगा, मतलब 3 और 6 के बीच का जो कॉमन डिफरेंट है, 6 और 9 के बीच का जो कॉमन डिफरेंट है, 9 और 12 के बीच का जो कॉमन डिफरेंट है, उसी कॉमन डिफरेंट को हम क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे। मतलब 12 में जब 3 को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 15। फिर 15 में +3 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। फिर 18 में ही +3 को ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 21। तो ये हमें इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स या 4th टर्म भी पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब बस जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन अपने मन से बना दिया, वैसे ही एग्जाम में या तो बुक्स क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस डाटा चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ दिख रहा होगा 1, 3, 9, 27, डाटा चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। आपको अगर क्वेश्चन ही बनाना है और भी क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे 4, 2, 0 डॉट डॉट डॉट। आपको ये भी बताना होगा क्या ये AP है या नहीं है, मतलब डाटा चेंज कर दिए, क्वेश्चन चेंज हो गया, तो खुद से भी क्वेश्चंस बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक टाइप ये है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस कौन सा है। ये एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये कैसा, तो बेसिस ऑफ nth टर्म, जैसे हमने nth टर्म वाला पढ़ा था, आपको बताया गया था कि Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला था। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है 5.2 एक्सरसाइज में है। कहां पे, NCERT में। अब देखते हैं जैसे क्वेश्चंस कैसा क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। एक AP दिया गया है, गिवन बाय क्वेश्चन। AP हमें दिया गया है, AP क्या है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स A1 की वैल्यू हमें पता है 2 है, A2 की वैल्यू हमें पता है 7 है। और जब A2 और A1 हमें पता चल गया तो हम D की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो A2 माइनस A1 करके। तो कितना हो जाएगा वैल्यू 7 माइनस 2, मतलब D की वैल्यू कितनी है 5 है। तो A1 भी पता है, A2 भी पता है और D भी फाइंड पता चल गया। अब क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, कुछ नहीं, अब बस आपको बताया गया 10th टर्म को फाइंड करो। 10th टर्म कहने का मतलब क्या, 10th टर्म इट मींस T10। आपको बताया गया था कि जो फर्स्ट टर्म है उसे A1 या तो T1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म है उसे A2 या T2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म मतलब A3 या तो फिर T3, फोर्थ टर्म A4 या तो फिर T4, ऐसे ही nth टर्म मतलब Tn या तो फिर An। अब यहाँ पे क्या है 10th टर्म मतलब T10 या तो फिर A10, यही तो हुआ। तो हमें क्या करना है 10th टर्म को फाइंड करना है। 10th टर्म इक्वल टू व्हाट, मतलब T10 इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, T10 वाला ही लगाएंगे। तो बाय फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10th टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो Tn वाला ही लगेगा। Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। Tn हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है 10th टर्म मतलब Tn,
इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म कौन सा है 2 है, तो हमने यहाँ 2 रख दिया। अब एन की वैल्यू यहां देखो तो एन की जगह हमने कितना रखा है 10 रखा है, एन की जगह कितना 10, तो यहां भी एन की जगह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा -1। और डी की वैल्यू हमने फाइंड किया था, डी की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो T10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, इट मीन्स T10 इक्वल टू कितने हो गए 2 प्लस 45। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा T10 इक्वल टू 47। इट मीन्स जो 10th टर्म है 10th टर्म ऑफ गिवन AP इज 47 आंसर। क्लियर? ऐसे हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर हमसे nth टर्म के टाइप पे क्वेश्चन पूछा गया तो। अब ऐसे यहाँ पे 10th टर्म पूछा गया, आपसे क्या कर देगा क्वेश्चन, कुछ नहीं, बोल दिया बताओ 15th टर्म कौन सा है, क्वेश्चन चेंज, बोल दिया बताओ 16th टर्म कौन सा है, ये क्वेश्चन चेंज, आपसे बोल दिया बताओ 100, ये बहुत बड़ा हो गया। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया बताओ मुझे 30th टर्म कौन सा है, मतलब डाटा चेंज बस क्वेश्चन चेंज। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मान लो आपको एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, डाटा दिया गया है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, और वैल्यू कौन सा फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15th टर्म। आपको बताओ 15th टर्म की वैल्यू कौन सी होगी। डाटा चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन में भी आपको ए का वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, 15th टर्म आपको फाइंड करने हैं, एन की वैल्यू पता है, तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऐसे ही फिर से एक बार देख लो, अगर 10th टर्म अगर निकालने के लिए क्वेश्चंस है, एक एपी दिया हुआ ही है, इसमें मुझे ए1 की वैल्यू पता है, ए2 की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर हमसे क्वेश्चन 10th टर्म के बारे में पूछा है, तो फिर हम टी एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए के जगह पे ए की वैल्यू, एन के जगह पे देखो 10 रखे हैं तो एन की जगह पे 10 आ गया, डी की जगह पे डी की वैल्यू रख देना है, और इसके बाद फिर क्या करना है सॉल्व करना है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया गया है इज 81, आपको बताना है किस टर्म की वैल्यू जो है वो 81 होगा, सॉरी -81। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है अब देखो तो सॉल्व। सबसे पहले तो क्वेश्चंस में आपको एपी दिया गया, इससे हमें पता चलता है A1, या तो फिर इसी को हम ए बोल सकते हैं, वैल्यू कितना है 21। फिर A2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है 18, तो हम D की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। D इक्वल टू क्या हो जाता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 18, A1 की वैल्यू कितनी है 21, मतलब D की वैल्यू कितनी हो गई -3। डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब डी पता चल गया। अब हमें क्या दिया गया इज 81, मतलब हमें कोई भी nth टर्म दिया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है n है, एंड और भी क्या पता है tn की वैल्यू पता है 81। कौन सा टर्म है मुझे नहीं पता, सॉरी -81 कौन सा टर्म है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये पता है कि कोई ना कोई एक टर्म है जहां पे 81 -81 है। अब कहां पे है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, n इक्वल टू वॉट। ये क्वेश्चंस दिया गया है कि आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, आपने डी को फाइंड कर लिया, tn की वैल्यू आपको पता है, और n आपको क्या करना है फाइंड करना है।
गिवन बाय क्वेश्चंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो टीएन की वैल्यू पता है तो अब इसलिए टीएन का फॉर्मूला लगाओ। तो टीएन इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन की वैल्यू हमें दिया गया है -81। ए की भी वैल्यू मुझे पता है 21। एन की भी वैल्यू हमें पता है। एन की वैल्यू कितनी है? नहीं पता है, -1। डी का वैल्यू हमें पता है -3। अब सारे वैल्यू को रख दिए उसकी जगह। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे 21 उधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। 81 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 102 माइनस 102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -21 -81 दोनों ऐड हो गए, 112 8 2 10। अब इधर माइनस में 31 ब्रैकेट दिख रहा होगा, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में है -31। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 102 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1। सॉल्व करोगे माइनस माइनस खत्म, आया कितना? 3 3 जा 9 और फिर 4 3 जा 12। मतलब जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमने क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करना मतलब 3 में 102 से हमने क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है। अब कितना आया वैल्यू? 34 इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 उस साइड है माइनस के फॉर्म में, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। मतलब 34 प्लस 1 इक्वल टू n। आगे जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? n इक्वल टू 34 और 1 कितना हो गया? 35। ठीक है। हमें n की ही वैल्यू फाइंड करनी थी और n की वैल्यू हमें पता चल गया 35। तो फिर इस टाइप से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब अब देखो दोनों क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में क्या था? हमें किसी ना किसी टर्म को फाइंड करना था, 10th टर्म को फाइंड करना था। अब इसमें क्या किया गया? एक टर्म्स दिया गया है, अब हमें पता करना था कि वो किस नंबर पे है। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 81 किस टर्म पे होगा? तो फिर n की वैल्यू निकाल दिए। समझ में आ गया? अब इसमें भी क्वेश्चंस चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे कि देखो एक इजी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाएगा, 2 4 6 डॉट 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 और बोल दिया गया बताओ 42 है। ठीक है। किस टर्म पे है? 42। तो बताओ हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी। हो गया क्वेश्चन चेंज, डाटा चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको बनाना होगा जैसे ये क्वेश्चंस बना उसी टाइप से। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखो, ये भी nth टर्म के ऊपर ही बेस्ड है, जो फॉर्मूला हमने शुरू में बताया था उसी के ऊपर क्वेश्चन। सब देखो, डिटरमाइन द एपी विच थर्ड टर्म्स इज 5। मतलब आपका थर्ड टर्म जो है वो 5 है, सेवेंथ टर्म इज 9। अब ये दो ही डाटा हमें पता है और इन दोनों डाटा का यूज करके हमें क्या करना है? एपी को बताना है। ठीक है, एपी के बारे में। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब गिवन बाय क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? थर्ड टर्म इक्वल टू 5। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5। अब देखो तो ये थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो मे बी इससे एक इक्वेशन बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5। थर्ड टर्म को क्या हम t3 इज इक्वल टू 5 लिख दे, और फिर देखना t3 इज इक्वल टू 5 है तो t3 के जगह पे हम फ्रॉम tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये जो होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या हम t3 के लिए लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फिर से ध्यान से देखो तो ये जो t3 है, तो क्या हम इस t3 के लिए यूज कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, और ये n के जगह पे 3 है, तो यहां भी n की जगह पे क्या हो जाएगा, 3। हो सकता है या नहीं हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए तो। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5, थर्ड टर्म को हमने t3 लिख दिया, और मुझे पता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो tn इक्वल टू इतना होता है, तो t3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n के जगह पे 3, तो यहाँ भी n के जगह पे 3 हो जाएगा। अब हमने वही लिख दिया, t3 इज इक्वल टू, या तो यहाँ कर देते हैं फ्रॉम, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसके लिए, फ्रॉम tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि t3 इज इक्वल टू a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसी t3 के जगह हमने रख दिया a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5। इसे आगे सॉल्व किया तो आया a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। इट्स माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और भी क्या हमें पता है क्वेश्चंस में, सेवेंथ टर्म इज 9, मतलब सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 9। सेवेंथ टर्म इट मीन्स t7 इज इक्वल टू 9। अब जैसे कि हमने t3 के लिए हमने यहाँ पे यूज किया, t3 के लिए a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, वैसे ही t7 के लिए इसी फॉर्मूले पे n के जगह अगर 7 होगा, या 3 के जगह अगर 7 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7। तो t7 के लिए भी हम लिख सकते हैं ना, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखना, t3 इज इक्वल टू 5 था, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया tn के लिए, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ऐसा पता है हम लोगों को। तो ये tn था, तो हमने n के जगह यहाँ पे देखो 3 रखा, तो t3 के लिए क्या हो गया, a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। अब हमने इसी t3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, t3 के सामने देखो a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बताया गया था, सेवेंथ टर्म इक्वल टू 9, तो सेवेंथ टर्म इक्वल टू t7 इक्वल टू 9, और t7 की वैल्यू जैसे हमने t3 के लिए रखा a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, वैसे ही t7 के लिए हमने रख दिया a प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी बाई फॉर्मूला। अब जब इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड। अब एक इक्वेशन हमारा यहाँ है, एक इक्वेशन वहां है, दो इक्वेशन हो गए, a प्लस टू डी इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या किया, माइनस किया। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 5, और फिर a प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 9, और हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। अब जैसे ही इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेकेंड इक्वेशन के साइन है वो क्या हो जाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जब दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में। तो ये क्या हो गया, a से a खत्म, 2d में से 6d को सब्सट्रैक्ट किया -4d, और 5 में से 9 को सब्सट्रैक्ट किया -4, मतलब माइनस माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, d इक्वल टू कितना हो गया 1। d की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम इस d की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में हम जब रखेंगे, तो रखने के बाद हमें a की भी वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब
नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, डी की वैल्यू हमने वहां पे रखा, a प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 5, मतलब a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, क्या आया वैल्यू, a प्लस 5 माइनस 2, मतलब a इक्वल टू 5 में से 2 को सबट्रैक्ट किए 3, ये हमारा a की भी वैल्यू पता चल गया, a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, AP बताना है, तो AP के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, और फिर इसमें D को ऐड करेंगे तो पता चलेगा सेकेंड टर्म, फिर इसमें D को ऐड करेंगे तो पता चलेगा थर्ड टर्म, फिर D को ऐड करो, ऐसे ही D को ऐड करते जाएंगे तो हमें AP पता चल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर थर्ड टर्म 5 एंड सेवेंथ टर्म 9, अब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन दोनों डाटा का यूज किया हमने, थर्ड टर्म की वैल्यू पता था, फिर सेवेंथ टर्म की भी वैल्यू पता था, तो थर्ड टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म इक्वल टू 5, मतलब 3t इक्वल टू 5 हो गया। अब फिर हमने tn वाला फॉर्मूला जो होता है उसको हमने फॉलो करके हमने यहाँ पे t3 के लिए लिख दिया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और फिर सेवेंथ टर्म इक्वल टू हो गया t7 इक्वल टू 9, तो t7 के लिए भी हमने वो फॉर्मूला जो होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको लागू करके हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और फिर हमने उसके बेस पे क्या कर दिया, ये पूरा सॉल्व, और फिर फाइनली हमें डी की वैल्यू पता चला, ए का वैल्यू पता चला, फिर हमने ए और डी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, एपी को लिख दिया। कोई दिक्कत, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिवाइड बाई 3, ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमें बताना होगा 2 डिजिट वाले नंबर। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये बातें आती है कि 2 डिजिट वाला जो नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है वो फर्स्ट डिजिट कौन सा है, तो 2 डिजिट वाला नंबर तो पहले 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो 11 10 तो डिवाइड नहीं होता है, 11 भी डिवाइड नहीं होता है, 12 डिवाइड होता है, मतलब 3 डिजिट से डिवाइड होने वाला जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट डिजिट कितना हो गया, 12। उसी टाइप से सेकेंड डिजिट कितना हो गया, 12 के बाद 15, क्योंकि 13 डिवाइड होगा नहीं, 14 डिवाइड होगा नहीं, तो सेकेंड कौन सा है, 15 है। अब इसी टाइप से अगर हम बोलेंगे तो थर्ड डिजिट कौन सा है जो डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा 18, क्योंकि 16 और 17 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। अब बताओ, थोड़ा लास्ट में भी देख लेते हैं, ये तो 100 हो गया 3 डिजिट वाला, इससे पहले 99, और ये 99 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो हमारे पास एक चीज और पता चला, लास्ट टर्म, या फिर बोल सकते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट ये कितना हो गया, 99। अब इससे हमारा एपी क्या मिल गया, निकल कर आया बाहर, एपी क्या पता चला, 12 15 18 और डॉट 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 कहां तक, 99 तक। अब आपको यही बताना है कि 12 से लेकर के 99 तक टोटल कितने डिजिट हैं, ठीक है, कि टोटल कितने डिजिट हैं, मतलब आपको बताना है, ये हमें लास्ट टर्म पता चल गया और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताना है। अब इस एपी के यूज से मुझे क्या पता चला, पहले तो ए की वैल्यू 12, फिर A2 की वैल्यू 15, और इन दोनों का यूज करके हमने D की वैल्यू को फाइंड कर लिया, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, मतलब D इक्वल टू कितना हो गया, 3, ये चीज पता है हमें। फिर हमें A की वैल्यू पता है, फिर ये भी पता है लास्ट टर्म जो कि Tn होता है, ये कितना है 99, और हमें फाइंड क्या करना है, तो n की वैल्यू को हमें फाइंड क्या करना है,
n की वैल्यू को। तो हम इन सब डाटा का यूज करके बनाते हैं। अब हमें nth टर्म पता है 99, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारा कितना है 99 है, a हमारा कितना है 12 है, a हमारा कितना है 12 है, n हमें नहीं मालूम, d की वैल्यू कितनी है तो 3 है। अब ये 99 12 उधर प्लस के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 67, 87 सॉरी, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 उधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 87 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ के बाद आप लोग सॉल्व करना, क्योंकि इतना सा काम तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो। यहाँ के बाद करना है क्या है, सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। 3 को 87 से डिवाइड कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 1 को ऐड कर देना है। मतलब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद का जो काम है वो आपको खुद ही करना है, या तो फिर अगर ना हो तो बताओ हम ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 9, ठीक है, 29 3 जा 87 और n माइनस 1। अब जब आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 29 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू 30। टोटल टर्म्स कितने हो गए 30 हो गए। n की ही वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी और n की वैल्यू जो है वो पता चल गया। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ओके, ऑफ द एपी। इस एपी के लास्ट टर्म से हमें जो है 11th टर्म का को फाइंड करना है। मतलब ऐसा बताया जाए कि अगर 10 7 4 62 है तो 62 की तरफ से जब आएंगे तो 11th टर्म कौन सा होगा, ऐसे नहीं, फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहां पे ध्यान से देखो क्वेश्चन साफ साफ क्या बोला है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से 11वां या 11th टर्म जो है वो कौन सा होगा। तो ये तो एपी ऐसे लिखा हुआ है, मुझे बैक साइड से फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे पीछे से ही एपी को तैयार कर देते हैं, सबसे अच्छी बात। तो सबसे पहले देखो तो सॉल्व, एपी हमारे पास कितना है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। हमने 10 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया तो पता चला वैल्यू कितना है -3। मतलब d की वैल्यू को मुझे फाइंड करनी है। अब d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, 7 माइनस 10, तो ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। फिर अब हम क्या करेंगे 4 में से या तो फिर 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा -3, ठीक है। मतलब d की वैल्यू कितनी है -3 है। तो जब हम इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहे हैं तो -3 हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, -3 हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। मतलब फिर से देखना क्वेश्चन, 10 के बाद मुझे 7 को लिखना है, फिर 7 के बाद मुझे 4 को लिखना है, फिर 4 के बाद कौन सा डिजिट होगा। तो 10 में हमने क्या किया -3 को ऐड किया, फिर 7 में हमने क्या किया -3 को ऐड किया, फिर 4 में हमने क्या किया -3 को ऐड किया, ठीक है। तब जाकर के हमें पता चला कि वैल्यू कितना है 1 है। अब इसी टाइप से जब हमने ऐसे लिखते गया 62 तक, तो अब जरा ध्यान से देखो तो 62 के पहले कौन सा डिजिट होगा ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें -3 को ऐड करना होगा, इस डिजिट में -3 को ऐड करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि 62 है।
या तो ऐसा देखो कि 3 का डिफरेंट है सब में, 3 का क्या है, डिफरेंट है, तो हमें यहां पे भी क्या करना होगा, 3 का ही डिफरेंट देखना पड़ेगा। d इक्वल टू कितना है, -3। इसको यूज करके हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म 62 बैक साइड की तरफ से लिख रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसमें हमने -3 को ऐड किया, तो -3 इस साइड की तरफ से जब जा रहा था तो -3 ऐड करना था। अब यहां पे कौन सा डिजिट होगा, पहले देखना यहां पे कौन सा डिजिट होगा, इसको पता करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, -3 को ऐड करेंगे। तो कैसे होगा देखो, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, या तो ऐसे करेंगे सेकेंड टर्म और प्लस -3 इज इक्वल टू -62, यही होगा ना। या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे फिर समझेंगे। देखो ध्यान से, फिर से एक बार देखते हैं। देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 74 डॉट 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 -62, हमें डी हमारे पास कितना है, -3। जब हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, जब मुझे उस साइड से इस साइड आना होगा, तो ये जो -3 है ये कैसे काम करेगा, +3 के जैसा काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, +3 के जैसा। फिर से देखो, जब हम इस साइड से इस साइड की ओर जा रहे हैं तो हमारा डिफरेंट कितना है, -3। तो हमें जब उस साइड से इस साइड की आना होगा तो कॉमन डिफरेंट क्या होगा, +3। मतलब फर्स्ट डिजिट 62, इसमें हमने क्या किया, +3 को ऐड किया। तो +3 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से +3 को ऐड किया तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, -56। फिर हमने क्या किया, इसमें +3 को ऐड किया, तो +3 को ऐड जब करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -56। इसमें हमने +3 को ऐड किया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -53। ऐसे ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है 11th टर्म के बारे में। किसके बारे में, ऊपर 11th टर्म के बारे में हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब बताओ। तो ये हमारा नया एपी बना, इसी एपी में 11th टर्म फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -62। डी की वैल्यू कितनी हो गई, +3। T11 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn की वैल्यू हमें पता नहीं है, 11 क्योंकि फाइंड करना है। a इक्वल टू -62 प्लस n की वैल्यू दिया गया है, यहां पे n के जगह हमने 11 रखा, n के जगह 11, तो यहां भी n के जगह क्या हो गया, 11। d की वैल्यू कितनी है, 3 है। जब आगे सॉल्यूशन को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, T11 इक्वल टू -62 प्लस 11 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किए, 10 क्रॉस 3 मतलब -62 प्लस 30, ये कौन सा आया, T11। जब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हमें फिर T11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो ये फिर आपको ऐड करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप को, ये क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म एंड एपी इज 24। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन बाय क्वेश्चन 4th टर्म जो है, 4th टर्म और 8th टर्म, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 24। और क्या पता है, द सम ऑफ द 6th टर्म और 10th टर्म। एक चीज और पता है हमें, 6th टर्म और फिर 10th टर्म, इन दोनों का सम कितना है, 44। इतनी वैल्यू हमें क्वेश्चन दिया गया और फिर बताना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अब इन दोनों डाटा का यूज करके हम क्या करेंगे, एपी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले
मान लिया जाए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फोर्थ टर्म प्लस एथ टर्म इज इक्वल टू 24। फोर्थ टर्म कहने का मतलब T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24। T4 कहने का मतलब कई बार देख रहे हैं A प्लस 3D प्लस T8 कहने का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो यहां पे हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। ओके, इससे अब यहां से A और A को ऐड किया हमने, कितना हुआ 2A प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10D इक्वल टू 24। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब फिर जैसा हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके एक इक्वेशन हमने यहां पे अभी फाइंड किया, ऐसा ही इक्वेशन फाइंड करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड को यूज करके। ऐसा ही हम यूज करेंगे इक्वेशन सेकेंड को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है तो देखो, तो सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म is equal to 44. Sixth term it means T6, 10th term it means T10 is equal to 44. T6 कहने का मतलब A प्लस 5D, T10 कहने का मतलब A प्लस 9D। अब ये कैसे हो गया, तो इसी फॉर्मूले से Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अगर n की जगह 6 है तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5D। अगर n की जगह 10 है तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9D। इसका यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और ये कितने हो गए 2A प्लस 5D और 9D कितने हो गए 14D इज इक्वल टू 44। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। तो दो इक्वेशन हमें मिले, एक यहां पे इक्वेशन थर्ड और एक यहां पे इक्वेशन 4। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन में फाइंड करते हैं। यहां पे अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस 4, मतलब थर्ड और फोर्थ को हमने क्या किया सबट्रैक्ट किया। थर्ड कौन सा इक्वेशन 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, यहां पे दिख रहा है थर्ड इक्वेशन। फोर्थ कौन सा है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। सबट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब इन दोनों का सैम्बल नीचे वाले का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ए हो गया खत्म, 14 में से 10 को सबट्रैक्ट किया हमने माइनस 4D इक्वल टू 44 में से हमने 24 को सबट्रैक्ट किया कितना हुआ माइनस 20, माइनस माइनस खत्म। डी से हमने 4 से हमने 20 को डिवाइड किया 5 टाइम्स में कितना हो गया डिवाइड हो गया, मतलब डी इक्वल टू कितना आ गया 5। डी इक्वल टू 5 हमें एक वैल्यू मिला। अब हम क्या करेंगे इसी डी की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या तो इक्वेशन 4 में रख करके हम क्या करेंगे ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन थर्ड कौन सा है देखो, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। यहां ना हो तो लिख देंगे
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 2a प्लस 10 क्रॉस d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 24। सॉल्व करेंगे कितना होगा 2a प्लस 50 इक्वल टू 24। आगे कितना आएगा वैल्यू, ये 50 इस साइड प्लस के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 24 माइनस 50 इक्वल टू 2a इक्वल टू कितना हो गया 26, वो भी माइनस के फॉर्म में क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे 24 में से 50 को तो कितना आ जाएगा -26। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 26/2। सॉल्व करेंगे तो कितना 13 टाइम्स में खत्म, a इक्वल टू -13। a की भी वैल्यू हमें पता हो गया और फिर d की भी वैल्यू हमें पता हो गया। अब a और d का यूज करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग फाइंड करेंगे, फर्स्ट 3 टाइम्स को। तो a1 की वैल्यू -13, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13 प्लस 5, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13 प्लस 5 प्लस 5। अब आपको बताना होगा ये दोनों, ठीक है। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चंस हमसे सम वाले टर्म में पूछे कि फोर्थ टर्म्स और एथ टर्म्स का सम कितना है दिया गया है, और फिर सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम दिया गया है, और फिर हमसे अगर एपी पूछता है तो हम इस टाइप से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चंस आज का, कैसा क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे ये भी लैंग्वेज क्वेश्चंस है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सुब्बा राव नाम का एक इंसान है जो क्या कर रहा है 1995 में काम शुरू करता है, उसकी सैलरी कितनी है 5000, और फिर क्या करता है वो पर ईयर इंक्रीज होता है उसका पेमेंट 200। तो आपको बताना है कि किस ईयर में उसकी पेमेंट जो है 7000 हो जाएगा। फिर से सुनो, इसने क्या किया 1995 में काम करना शुरू किया, इसकी पेमेंट कितनी थी 5000 रुपीज, ठीक है। और पर ईयर इसके जो है 2000 रुपीज इंक्रीज किए गए। मतलब जब इसने 1996 तो इसमें क्या किया गया 200 रुपीज इसके इंक्रीज किए गए, तो इसका पेमेंट कितना हो गया 5200। फिर आया 1997 तो फिर क्या हुआ, फिर से इसके 200 जो है वो इंक्रीज हो गए, तो इसका पेमेंट कितना हो गया 5400। तो आपको बताना है कि किस ईयर में इसकी पेमेंट 7000 रुपीज हो गए, ठीक है। मतलब आपको यहां से कौन कौन सी डाटा पता है या बताई गई है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें पता है शुरू में 5000 रुपीज था, मतलब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है 5000 रुपीज, हमें फर्स्ट टर्म पता है। फिर 200 पर ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है, इससे हमें क्या पता है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 200 रुपीज। एक चीज और पता है हमें यहाँ के बारे में बताना है कि 7000 किस ईयर हुआ, क्या फर्स्ट ईयर हुआ, क्या सेकेंड ईयर हुआ, या थर्ड ईयर हुआ, या फोर्थ या फिफ्थ, ऐसे बताना है। तो हमें यह भी पता है लास्ट टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, 7000 वाली वैल्यू को हमें फाइंड करनी है। तो टीएन की वैल्यू पता है, और फिर बताना है किसके बारे में, एन के बारे में। आपको कई बार हमने ये क्वेश्चंस कराया है कि ए1 की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, टीएन की वैल्यू पता है, फिर एन की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे बनाएंगे, तो टीएन की वैल्यू पता है तो टीएन वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की वैल्यू दी गई है 7000, ए की वैल्यू पता है 5000, एन की वैल्यू को तो ही फाइंड करना है, और डी की भी वैल्यू पता है 200। सारे वैल्यू को उसके जगह पे रख दिए, रख करके सॉल्व करो। ये 5000 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। सब्सट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 2 खत्म, कितना आया 10 एन माइनस 1, मतलब 10 प्लस 1 इक्वल टू एन,
इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई 11, मतलब 11वें साल जो है उसकी जो है पेमेंट कितनी हो जाएगी 7000। अब आप बताना है आपको कि यहां से 11th या फिर 11वां साल कौन सा होगा। ठीक है, हमने यहां तक बता दिया एन 11 मतलब 11वें साल उसकी पेमेंट 7000 हो जाएगी। आपका काम क्या है, आपको ये बताना है कि वो 11वां साल कौन सा होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा और अगर हमारे तरफ से कहीं पे कमी हो रही है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ताकि हम उसे सुधार कर सके। आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर से एक सम वाला जो एक्सरसाइज है उसको लेकर के अगली क्लास में आएंगे। थैंक यू।